आज जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी वाले बच्चों, आप लोगों की चिंता जितनी ज़्यादा है शायद उतने से ज़्यादा चिंता मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, या मैं वहाँ से ज़्यादा आपसे, क्योंकि आपका जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम स्लॉट ही मतलब जो डेट का सिलेक्शन है या वीक का सिलेक्शन है वो हो ही नहीं पा रहा है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। ये एसएससी की गड़बड़ बच्चों को बार बार भारी पड़ती है, ये उनकी टेक्निकल मिस्टेक्स हैं और बच्चों को झेलनी पड़ती हैं। अब वो कितनी मानसिक स्थिति, कितनी बेकार मानसिक स्थिति में होगा कि जो अपना स्लॉट ही सिलेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, उसका एप्लीकेशन स्टेटस तक पेंडिंग ये लोग दिखा रहे हैं। भाई ऐसा कैसे संभव है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये कैसे सही होगा। बहुत सारा बच्चा परेशान है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन वो जो साथ में ये बताना वाला हूँ आज, जिस वजह से ये वीडियो बनाई है, कि आपने चाहे अब अपना स्लॉट देखिए, मैं कोई आपको स्लॉट सिलेक्शन सजेस्ट नहीं कर सकता। उसका कारण है कि मैंने अगर किसी स्लॉट के लिए बोल दिया, एक बच्चे का मुझे कमेंट मैसेज आया पर्सनली कि सर ऐसे आप प्लीज़ किसी को स्लॉट सिलेक्शन वाला वीक बता मत दीजिएगा कि ये वाला वीक सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर वो जो बढ़िया आप बताते हो ना वो सबसे ख़राब बन जाता है, क्योंकि आपकी बात बच्चे मानते हैं और सभी लोग फिर उसी वीक को चुन लेते हैं। फिर सारा होशियार बच्चा उस तरफ हो रहा होता है और उस वीक का नॉर्मलाइजेशन में उसको बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। और अब जो नॉर्मलाइजेशन है वो पिछले सालों की तरह नहीं होगा बच्चों। अब का नॉर्मलाइजेशन का लेवल ही अलग है। ये आपका इक्वी परसेंटाइल बेस पर नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है। यानी ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आपका 20 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, तो अब मान लीजिए एसएससी जीडी में बच्चों वैकेंसीज हैं, फिलहाल मान लेते हैं 30,000 वैकेंसीज हैं, या होंगी ये 50,000 वो अलग बात है। अभी मान लेते हैं 25-26 या 30, एक मोटा मोटा आपको हिसाब बता रहा हूं, और 3 लाख बच्चों को पास किया गया और 30 शिफ्ट में मान लो एग्जाम लिया। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इक्वी परसेंटाइल आपको समझा रहा हूँ। तो 3 लाख बच्चों को 30 शिफ्टों में जब ये एग्जाम लेंगे, और जो वो है इक्वी परसेंटाइल मेथड, तो उसमें क्या होगा कि 3 लाख बच्चों को ये फिजिकल के लिए पास करेंगे। उन 3 लाख बच्चों को 30 शिफ्टों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो अगर हम देखें कि भाई 3 लाख में 30 का अगर मैं भाग दूंगा, तो हर शिफ्ट के हिस्से में 10-10 हजार बच्चे आएंगे। 10-10 हजार बच्चे हर शिफ्ट से पास किए जाएंगे। 10,000 शिफ्ट, जिस शिफ्ट में जहां भी, अब कट ऑफ ऐसे रुकेगी कि भाई 10,000 बच्चे इसमें यहाँ हो गए, फिर दूसरे शिफ्ट में 10,000 बच्चे यहाँ हो गए, तीसरे शिफ्ट में 10,000 बच्चे यहाँ हो गए। अब उस हिसाब से इनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये है इक्वी परसेंटाइल मेथड, है ना। अब आप सोचो कि सर फिर तो किसी शिफ्ट की हाई कट ऑफ चली जाएगी अगर सारे ही उस शिफ्ट में होशियार बच्चे बैठ जाएं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ओवरऑल होता था। अब केवल एक शिफ्ट से, यानी बराबर हर शिफ्ट से बच्चे को बैठाने का मतलब है कि इस तरह से सोच पाना। तो भाई ये सब कुछ मैं मतलब इसको आप बोलो कि सर ये तो गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि बच्चों इससे अलग कुछ और आप बढ़िया तरीका ढूंढ भी नहीं पाओगे। ये सब सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ बताया जा चुका है कि भाई ये गलत नहीं है, और गलत है तो सही बता दो फिर क्या है। पहले वाला चल रहा था उसमें भी बहुत सारी खामियां थी, तो कुछ ना कुछ तो अपनाना पड़ेगा ना लेवल करने के लिए। तो इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर घटता भी है। अब तक आप देख रहे होंगे कि सबका बढ़ता ही था, अब यहाँ घटेगा भी अच्छा खासा, और बच्चों के साथ हुआ भी है। CHSL में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि बच्चों के 20-20, 25-25 नंबर कम भी हुए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी असर डालता है, तो भाई उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। खैर यही क्यों सोचा कि भाई मेरा घटेगा ही, किसी को 20-20 का फायदा भी हुआ है ना। चलो खैर अब छोड़ते हैं अब इस बात को, और फिर अपने इस पर आते हैं कि जो हम जिस सॉल्यूशन के लिए आए हैं। तो भाई देखो, अगर आपको अपना वीक सेलेक्ट करना है तो आज समस्या नहीं आ रही है, जिनकी सब कुछ ओके रिपोर्ट है। और जब सेलेक्ट वीक जिनके लिए ऑप्शन आ रहा है ना, वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस
यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो उनका एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट के सामने सक्सेस लिखा आता है, ये रहा कंप्लीट, इसके सामने सक्सेस लिखा आता है स्टेटस। और भाई जिन बच्चों को, कुछ बच्चों का यहाँ केवल एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है, अर्थात उनके में ये ऑप्शन दोनों आ ही नहीं रहे, सेलेक्ट वीक प्रेफरेंस का और प्रिंट का। अब ये बच्चे कौन से हैं, ये अगर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं तो इनके यहाँ पर ये पेंड आ रहा है, तो भाई ये तो फिर गड़बड़ है। तो यानी इस बच्चे ने या तो फीस जमा नहीं करी, या इसके सिग्नेचर अपलोड नहीं हुए, या इसका क्या नहीं हुआ पता नहीं। तो एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक पेंडिंग, ये पर बहुत भारी संख्या में बहुत बच्चों के साथ है। तो फिर उसके लिए क्या है, तो उसके लिए भाई हम लोग वेट कर लेते हैं, क्योंकि एसएससी का भी नया नया सिस्टम है। लेकिन आपको एसएससी के नंबर्स पे या ईमेल पर, जो मैंने आपको चेयरमैन वाला ईमेल बताया था, उस पर आप ईमेल करने शुरू कर दीजिए कि भाई मेरे में ये क्यों आ रहा है। जब ये भारी संख्या में दिखेगा तो उनका ध्यान इस पर चला जाएगा। और अगर ये नहीं होता है, आप आज और कल वेट कर सकते हैं। आज वैसे 13 तारीख हो चुकी है, 15 ही लास्ट डेट है, तो आप कल तो फिर निकल जाना एसएससी के ऑफिस। और जब एसएससी के ऑफिस में ये एप्लीकेशन जरूर दे करके आ जाना कि मेरे में ये समस्या आ रही है। अब आप एसएससी के हेड ऑफिस जाना है दिल्ली, या आप रीजनल ऑफिस, तो रीजनल ऑफिस भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों को समस्या, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, या तो ये आज शाम तक सही हो जाएगा, ठीक है, वेट कर लीजिएगा बच्चों। आप 27 से चुने, कब देंगे पेपर एसएससी ने पहली बार, तो ये तो सब आपको मैं बता ही चुका हूं, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात अपनी तैयारी पे करेंगे। तो भाई देखिए, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, इक्विपरसेंटाइल होगा, क्या होगा, वो सब हमारा काम नहीं है, वो हमें दिमाग नहीं लगाना। मेरे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे घटेंगे, अगर घटेंगे तो फिर वो बहुत आसान पेपर उनके मुकाबले रहा होगा, तो इसलिए वो जो है घट भी रहे हैं। तो अगर हम देखें, वैसे तो एसएससी इस बार ये कोशिश करेगी, क्योंकि सीएचएसएल के टाइम पे भी ये हंगामा हुआ था कि इतने नंबर कैसे घटे, तो एसएससी इस बात का पूरा ध्यान एसएससी को रखना चाहिए कायदे में भी कि भाई जो पेपर का लेवल है वो सभी शिफ्टों का सेम रहे, ताकि किसी बच्चे के बहुत ज़्यादा घटे बढ़े नहीं मार्क्स, है ना। इक्विपरसेंटाइल ये पहली बार मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ऐसी गड़बड़ें हो रही हैं। तो अगर हम देखें कि मिनी मॉक, तो भाई आज मिनी मॉक, आज से 2-2 सब्जेक्ट के हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हर बच्चे को, जिसको भी, देखिए बच्चे, जब भी आप 60 मिनट का कोई पेपर करते हैं, और यहाँ पर मैथ रीजनिंग भी आधे के हैं, 50% के हैं, तो अगर आप एक बार समय का बैलेंस आपसे बिगड़ा, तो फिर 60 मिनट में संभलने का मौका नहीं होता। जब पेपर 1.5 घंटे का होता था तो हम संभल जाते थे, लेकिन यहाँ पर अगर एक बार बैलेंस खराब कर लिया तो फिर कर लिया, और जब आपका समय कम पड़ गया तो फिर हिंदी भाषी स्टेट्स में तो सिलेक्शन के फिर चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आपका समय कम पड़ा तो फिर सिलेक्शन भूल जाइए। तो फिर क्या करते हैं हम कि समय को मैनेज करें, और हर जो टॉपर बच्चा, जो भी टॉपर बच्चा है, वो हर कोई आपको मिनी मॉक का सजेशन देता मिल जाएगा। और दूसरा कहेगा कि आरडब्ल्यूए की गागर में सागर जरूर करके जाना। ये 2 सजेशन उसी बच्चे के हैं। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि मिनी मॉक टेस्ट आपका समय को परफेक्ट कर देंगे। कितना कितना हमने एक निश्चित समय रख लिया कि मैथ्स को इतनी देर में ही करना है, रीजनिंग को इतनी देर में, तो आदत पड़ जाती है आपको कि इतनी इतनी देर में हमें मैथ्स रीजनिंग करने हैं। और जब भी आप ओरिजिनल एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा मेरे समय रीजनिंग में ज़्यादा लग रहा है, तो आप तुरंत क्वेश्चनों को जो है छोड़ करके जो मुश्किल क्वेश्चन है और आप आसान पे आ जाते हो और पेपर को पूरा आसानी से कर पाते हो। ये मिनी मॉक का ही कमाल होता है। किसी के मुंह से आप मिनी मॉक की तारीफ सुनोगे कि ये बहुत तगड़ी चीज, और ये सिर्फ और सिर्फ आरडब्ल्यू ने शुरू की थी बच्चों। और आरडब्ल्यू ने शुरू भी किया और एसएससी जीडी से ही शुरू किया था, और एसएससी जीडी को विशेष फायदा इसमें हुआ। बाकी फुल मॉक तो आप हर संडे देते ही हैं। अगली बार हम हर संडे के को भी स्टेट वाइज, ज़्यादातर बच्चे संडे में अगर देंगे हर स्टेट का बच्चा, तो हम हर स्टेट वाइज आपको एवरेज स्कोर दिखाएंगे अगले संडे के एनालिसिस में, है ना बच्चों। दूसरा, दीपक भाटी सर का ये कहना है कि सर मैं ना यहाँ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, तो करीब 10 चैप्टर्स के हम करवा चुके हैं, अभी कुछ बाकी हैं, तो मेरी ये क्लास रेगुलर रहेगी, यानी गागर में सागर चलेंगी, लेकिन दीपक भाटी सर की शाम की 7 बजे वाली क्लास रेगुलर रहेगी। और मैं दीपक भाटी सर को ये भी सजेस्ट करूंगा कि जब ये चैप्टर खत्म भी हो जाएं तो कुछ मुख्य चैप्टर्स के
कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसी टाइप्स जरूर करवा देना कि अगर पेपर आसान आए, पेपर नॉर्मल आए, तो हर बच्चा उनको करके आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। और अब तो वो सारी टाइप लेकर के चल रहे हैं इन चैप्टर्स में, लेकिन मैं कहूंगा कि फिर कुछ मुख्य चैप्टर्स, उनके कुछ आसान सवाल, जिससे कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं 20 में से 8-10 ही कर पाता हूं, मैं 20 में से 15-16 कर रहा हूं, मुझे 20 में से, ये तो 20 में से 20 की क्लास चल रही है, मैं 20 में से बस 15-16 कर रहा हूं, मुझे इतना करा दीजिए। तो फिर इसके बाद हम मतलब दीपक सर से मैं कहूंगा तो फिर वो उनको भी कुछ कंटिन्यू कर लेंगे कि जो चैप्टर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए भी कुछ विशेष किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला भी था शुरुआत में। अब बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप देखने आए हैं, वो है गागर में सागर, और इसको किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है। बच्चों पहले तो आप समझ लीजिए गागर में सागर का मतलब है, ये एक मुहावरा ही है कि गागर मतलब ये चुल्लू, इसको बोलते हैं इतना, इसमें पूरा सागर भर देना। यानी एक क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट हमारा 50-60 घंटे 80 घंटे में पूरा होता है, हम उसको मात्र 5 से 6 घंटे में कवर कर रहे होंगे। ये कैसे संभव है? तो हम सिर्फ और सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर रहे होंगे यहां से। और ये इंपॉर्टेंट चीजें कैसे पता चलती हैं? एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को देखेंगे और वहां पर देखेंगे किस पैटर्न पर, ये क्या पैटर्न एसएससी जीडी में फॉलो करता हुआ आया है। तो टीचर्स वैसे ही अपने क्वेश्चंस तैयार करते हैं, और करीब एक क्लास के अंदर 250 क्वेश्चंस होंगे, और उन 250 में वो पूरा सब्जेक्ट होगा। और 250 के अंदर चूंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन जब हम लोग करेंगे, क्योंकि ऑप्शन के साथ आएंगे, क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तो 250 गुना 4 यानी हर सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। 6 से 7 घंटे में टीचर, भाई 250 क्वेश्चन अगर टिक मार्क ही लगाने हो टीचर को, जैसे आप सोचते हो कि केवल मैं पीडीएफ पढ़ लूंगा और मेरा हो जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि अगर टीचर को टिक मार्क ही लगाने हुए 250 प्रश्न पे तो 1 घंटे में लग जाएंगे, लेकिन वो अपने 6 से 7 घंटे देता है, यानी 6-7 गुना समय। वो इसलिए ताकि वो 1000 क्वेश्चंस उस पूरे डायमेंशन को क्लियर कर दे बच्चों को। और जब किसी एक सब्जेक्ट से 1000 क्वेश्चन अगर टीचर छांट रहा हो और एसएससी जीडी के हिसाब से छांट रहा हो, तो फिर सब्जेक्ट में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि एक छोटी क्लास में पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन करा देना, क्योंकि फिर बहुत कुछ उम्मीद हो जाती हैं कि उस क्लास, हर टीचर इस पर मेहनत करता है, देखता है भाई क्या क्या पूछा जा सकता है, उन सारी चीजों को हम क्लैरिटी से बताएं बच्चों को कि भाई इसको जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना, तो वो सारा रिवाइज हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो जैसे हम 14 अप्रैल को शुरुआत कर रहे हैं, आपको मालूम है बाबा साहब की जयंती भी है कल 14 अप्रैल, तभी से राहुल शर्मा सर सुबह 9 बजे से अपनी रीजनिंग से शुरुआत करने जा रहे हैं। और रीजनिंग की शुरुआत हमेशा जबरदस्त मानी गई है। मैं हमेशा पेपर में भी कहता हूं कि अगर आपको पेपर करना हुआ तो अगर रीजनिंग पहले आ जाए, या रीजनिंग जिस भी नंबर पे हो सबसे पहले रीजनिंग करो, वो आपका बैलेंस बनाती है। तो रीजनिंग राहुल शर्मा सर करा रहे होंगे पार्ट 1। रीजनिंग को हमने 2 भागों में, मैंने क्या बोला कि इस बार हम गागर में सागर को बहुत तसल्ली से कराएंगे, इसलिए आपको इतनी क्लासेस दिख रही होंगी ताकि बच्चे पे लोड ना पड़े। हर बार जब गागर में सागर आती थी तो 2-2 क्लास एक दिन में होती थी, तो 12 घंटे पढ़ना पड़ता था बच्चों को, जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था लास्ट टाइम पे। अब हमने क्या किया कि बच्चे को 6 घंटे से ज्यादा ना पढ़ना पड़े, बाकी वो अपने रिवीजन में टाइम लगाए, इस पीडीएफ की एक बार और प्रैक्टिस कर ले, रिवाइज कर ले, और वो तैयार हो जाए अगले दिन के लिए। तो वैसा हमने कोशिश की है बच्चे के हिसाब को देखते हुए। 9 बजे से ये क्लासेस, सभी क्लासेस 9 बजे से ही स्टार्ट होंगी। तो अगले दिन यानी 15 अप्रैल को, क्योंकि बच्चों की ये भी एक चॉइस रहती थी, सर करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल लास्ट में लेते हो और वही हमने नहीं पढ़ा होता, तो फिर लास्ट में हम कैसे उसको फिर इतनी जल्दी तैयार करेंगे। तो इसलिए हमने करंट अफेयर्स भी इस बार शुरुआत में ही रख दिया, लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 बजे ही होगी। तो 15 अप्रैल को करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे, बाकी सभी क्लासेस 9 बजे से हैं। ये हिंदी होगी तीसरी क्लास, यानी 16 तारीख को नीरज सर ले रहे होंगे हिंदी 9 बजे से, और इंग्लिश वाले बच्चे भी उसी दिन, यानी हिंदी इंग्लिश में से आपको एक ही करना है, तो इंग्लिश की क्लास बस 11 बजे से शुरू होगी, ठीक है। तो इंग्लिश वाली भी क्लास हो जाएगी। स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सोनवीर सर क्या जबरदस्त पढ़ाते हैं आप सबको मालूम है। तो 17 अप्रैल को स्टैटिक जीके की क्लास सोनवीर सर ले रहे होंगे। और अब आ जाओ दीपक भाटी सर पर, मैथ्स की क्लास 18 अप्रैल को पहला
पहला पार्ट, यानी 2 पार्ट में मैथ्स करा रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे नहीं पढ़ाना हमें, आपको 6-6 घंटे पढ़ाना है। तो यहां पर आधे चैप्टर्स तो मैथ्स के यहां हो जाएंगे, और दूसरा पार्ट दीपक भाटी सर ने 24 अप्रैल को रखा है 9 बजे से ही, वहां पार्ट 2 हो जाएगा। और ऐसे रीजनिंग का पहला पार्ट ये रहा, और रीजनिंग का दूसरा पार्ट जस्ट अगले दिन है, यानी 25 अप्रैल को, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस हो रखी होती है बच्चों की, तो इसलिए इनमें बहुत टेंशन नहीं लेनी है, लास्ट में भी होंगे तो, है ना। और अब बात आती है, क्योंकि जीएस पहले होना जरूरी है, तो पॉलिटी 19 अप्रैल को अजीत सर ले रहे होंगे, भावना मैम 20 अप्रैल को ही, 19 अप्रैल अजीत सर और 20 अप्रैल को भावना मैम बायोलॉजी, 21 अप्रैल को ज्योग्राफी की क्लास है आरुषि मैम, 22 अप्रैल को विनय सर आपके इकोनॉमिक्स ले रहे होंगे, और 22 अप्रैल को ही शाम को, यही एक और क्लास का टाइमिंग चेंज रहेगा, एक दिन में बस 2 क्लास 22 अप्रैल को होंगी। 22 अप्रैल को विकास मिश्रा सर ये हिस्ट्री बहुत शानदार पढ़ाते हैं। जिस बच्चे ने इनसे आज तक हिस्ट्री पढ़ी है ना, होमगार्ड में पढ़ाई है, भाई साहब कत्ती कमाल ही कर रखा। तो आप देखोगे क्या जबरदस्त हिस्ट्री पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री आपके राहुल पालीवाल सर केमिस्ट्री के जादूगर हैं एकदम, है ना। और फिजिक्स का तो धर्मेंद्र सर का नाम है ही, आप सबको मालूम है, अंत धर्मेंद्र सर से कर रहे होंगे हम लोग। तो भाई पूरा एक शेड्यूल है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये हमने 3 पार्ट में पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि कोई कसर ना छूटे बच्चे की, है ना। तो आप जब ये सारी क्लासेस ले लेंगे, हर दिन आपको रिवीजन करना है, हर क्लास की हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बार बार क्लास नहीं देख सकते आप। आपको देखना है कि मैंने स्टैटिक जी के पढ़ तो ली, लेकिन मुझे रिवीजन और करना है एक बार, तो हर दिन आपके पास 6 घंटे ही पढ़ना है, बाकी टाइम तो रिवीजन ही करना है। तो फिर बाकी क्लासेस को भी रिवाइज कर लें। ये इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि हमारे गागर में सागर का नाम हर बार बच्चों ने लिया है, जब भी वो एग्जाम दे करके आए, कि बहुत फायदा हुआ गागर में सागर से, क्योंकि एसएससी का एक निश्चित सही पैटर्न है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग ले आएंगे। और एसएससी का तो अब ये हो गया है कि पेपर का लेवल ही बहुत आसान बनाने लगे हैं। तो जो हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा आएगा, तो वैसा वैसा ही आ भी जाता है। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही पूछ लिया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। कुछ अगर अलग ही लेवल का पूछ लिया तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर अलग लेवल का पूछ लिया तो फिर सबके लिए कंपटीशन एक ही जैसा है बच्चों, एक ही जैसा, ठीक है।